हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हमारे DSSB TGT नेचुरल साइंस में 2018 में आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस पेडागोजी में, उनको हम कवर कर रहे हैं। हम 3 पेपर कवर कर चुके हैं और हमारे 2018 में 4 पेपर हुए थे। ठीक है, तो आज हम अपने 2018 के लास्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझसे उस दिन मिस हो गया था, एक 7th क्वेश्चन आपसे मिस हो गया था, तो पहले हम उसको कवर करेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफाइन लर्निंग, यानी कि आपको नीचे जो लर्निंग की डेफिनेशन दी गई है, इनमें से कौन सी लर्निंग की सही डेफिनेशन नहीं है, ये लर्निंग को डिफाइन नहीं कर रही है। ठीक है, तो चेंज इन बिहेवियर, आपके व्यवहार में बदलाव। चेंज अचीव्ड थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, बार बार प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस करके आपके बिहेवियर में कोई चेंज लाया गया। चेंज जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते हो, माप नहीं सकते हो। चेंज फॉर बेटर और वर्स। तो देखो, चेंज इन बिहेवियर ही तो हमारा लर्निंग कहलाता है। ठीक है, तो चेंज जो हमारे बिहेवियर में परमानेंट चेंज आता है उसको हम क्या बुलाते हैं, लर्निंग बुलाते हैं। तो चेंज इन बिहेवियर तो पक्का होता है, ये तो हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा, चेंज को हम लाते कैसे हैं, बार बार आपको जैसे सोचो साइंस पेडागोजी का टॉपिक सही से समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बार बार मैंने आपको बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस कराए तो वो आपको आ गए। तो ये क्या है, चेंज जो मैं किस तरीके से लाई हूँ, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस के थ्रू। ठीक है, तो ये भी लर्निंग को डिफाइन करता है। चेंज फॉर बेटर और वर्स, सोचो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई, या तो आपको फायदा हुआ होगा या फिर आपको वो चीज अगर समझ नहीं आई तो आपका नुकसान होगा। तो बेटर और वर्स दो चीजें हो सकती है। चेंज जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए ही नहीं होता, कभी कभी आपके करिकुलम में कोई चेंज किया जाता है, सोचा तो ये जाता है कि इससे है ना बहुत फायदा होगा, लेकिन कभी कभी है ना उतना फायदा नहीं होता, नुकसान ज्यादा हो जाता है, वर्स के लिए वो ज्यादा हो जाता है। तो वो भी क्या है, लर्निंग को डिफाइन करता है। क्योंकि आप कुछ गलत सीख गए इसका मतलब ये नहीं है कि वो लर्निंग नहीं कहलाएगी, वो भी लर्निंग कहलाएगी। लेकिन चेंज जिसको आप माप नहीं सकते, ऐसा कभी नहीं होता। आपने एक बच्चे को एक चीज सिखाई, या तो उसको वो आ गई होगी या तो नहीं आई होगी, तो आप मेजर कर सकते हो, आप समझ ही जाते हो कि इसको ये बात समझ में आई या नहीं आई। तो चेंज दैट इज नॉट मेजरेबल, इसको हम लर्निंग नहीं डिफाइन करते। ठीक है, क्योंकि हमें पता चल जाता है, या तो हमने एक चीज सिखाई है, मैंने टेस्ट लिया तो मुझे पता चल जाएगा कि बच्चे को आ गई। अगर मैंने टेस्ट लिया और उसको नहीं आई तो ये भी मुझे पता चल जाएगा, तो मेजर तो कर सकती हूँ ना। एक बच्चा है, पहले ना वो बहुत बदतमीजी करता था, लेकिन फिर मैंने उसे बताया कि आपको प्यार से बात करनी चाहिए और धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आ गया, तो मेजर कर सकती हूँ ना मैं। देखो, एग्जैक्ट डिग्री नहीं बता सकते, किलो में मेजर नहीं हो सकता। ठीक है, वो बात सही है, आप ये नहीं बता सकते कि आज इसमें इतने किलो का चेंज है, इतने लीटर का चेंज है, ये नहीं बता सकते, लेकिन मेजर तो कर ही सकते हो ना, अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। ह्यूमन इमोशंस को तो हम वैसे भी इस तरीके से मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो लर्निंग जो है वो नॉट मेजरेबल कहना गलत बात है, मेजर कर सकते हैं, बस क्वांटिटी नहीं बता पाएंगे कि कितना चेंज है, बट चेंज क्या है वो तो हम बता ही देंगे। तो हमारे DSSB 2018 का पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस, परसीविंग द ग्रेट बियर कॉन्स्टिलेशन कैन बी बेस्ड ऑन विच ऑफ दीज थियरीज। आप है ना आसमान में कॉन्स्टिलेशंस को देख रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट जो शेप्स बन रही है उनको देख रहे हो, और उनमें से एक शेप थी हमारी ग्रेट बियर की। ठीक है, यानी कि अगर आपको एक भालू दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्टार्स की शेप से बना हुआ भालू दिखाई दे रहा है, तो ये किसकी थ्योरी पर बेस्ड है, उसकी थॉर्नडाई की, गेस्टाल्ट की, पावलोव की, पियाजे की। ठीक है, तो आपको पता है जो गेस्टाल्ट थे वो चीजों को है ना पार्ट्स में नहीं होल में देखने के लिए बोलते हैं, यानी कि पूरी की पूरी चीज को, अगर वो एक घर को देखने को बोल रहे हैं तो उस घर के सारे कमरों को देखने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, वो क्या चाहते थे कि आप हर चीज को है ना पूरे के पूरे जिस फॉर्म में वो है उसमें देखो, उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ के मत देखो, उसको कंप्लीटली देखो। तो ये किसकी थ्योरी है, गेस्टाल्ट की थ्योरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इज मेनली बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे यहाँ पर जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की गई है इंडिया में वो किस पर बेस्ड है, कास्ट के ऊपर बेस्ड है, जेंडर के ऊपर बेस्ड है, प्रोफेशन के ऊपर बेस्ड है, लोकेलिटी के ऊपर बेस्ड है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, जेंडर एंड एथनिसिटी के ऊपर बेस्ड है, कास्ट, क्लास, रिलीजन एंड जेंडर के बेस्ड पे है, जेंडर, क्लास, कम्युनिटी एंड लोकेलिटी के बीच में। तो देखो, जब हम है ना डिवीजन देखते हैं ना तो हम लोकेलिटी को नहीं देख रहे होते। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट को नहीं देख रहे होते, प्रोफेशन को नहीं देख रहे होते, तो हम किस बेसिस पर हमने मेजरली कैसे डिवाइड किया हुआ है खुद को, कास्ट के बेसिस पर, क्लास के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पे और जेंडर के बेसिस में। या तो हम ये बता रहे हैं मेल और फीमेल है, या तो हम ये कह रहे हैं हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, या फिर हम ये कह रहे हैं ये उस पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है या इस पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है, या फिर हमने क्लासेस के बेस पे या कास्ट के बेसिस पर डिवीजन किया हुआ है। ठीक है, हमने अभी है ना एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे, प्रोफेशन के बेसिस पे, इन सब में जब आपका
सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन सब बातों के ऊपर बेस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल इट व्हेन लर्निंग ऑफ हायर बिहेवियर लेवल इज फैसिलिटेटेड बाय लोअर बिहेवियर लेवल। आप है ना हायर क्लास का कोई बात सीख रहे हो, ठीक है, हाई लेवल की कोई चीज सीखने की कोशिश कर रहे हो, उसमें आपकी मदद कर रहे हैं जो आपने पहले कभी सीखा था, यानी कि आप 12th क्लास में जो पढ़ रहे हो उसमें आपको वो काम आ रहा है जो आपने कभी 9th क्लास में पढ़ा था। तो इसको आप कौन से वाला ट्रांसफर बोलोगे? वर्टिकल ट्रांसफर बोलोगे, लेटरल ट्रांसफर बोलोगे, नेगेटिव ट्रांसफर बोलोगे या जीरो ट्रांसफर बोलोगे? देखो, जीरो ट्रांसफर का मतलब होता है कोई नॉलेज ट्रांसफर ही नहीं हुई, कुछ आपको पता ही नहीं चला, कुछ नया पता ही नहीं चला। तो जीरो ट्रांसफर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो फैसिलिटेड हो रहा है। नेगेटिव ट्रांसफर का मतलब होता है आप जो आज चीज सीखना चाहते हो ना उसमें हिंड्रेंस आ रही है आपकी पुरानी नॉलेज की वजह से। आपने हिंदी में कोई चीज सीखी हुई थी, इसलिए आज आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत आ रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव ट्रांसफर बोल रहे हैं। यानी कि आप जो आज सीखना चाहते हो ना उसमें आपकी पुरानी चीज हेल्प नहीं कर रही है, उल्टा हिंड्रेंस बन रही है, रुकावट बन रही है, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव ट्रांसफर। लेटरल ट्रांसफर का मतलब होता है आप उसी लेवल पे हो, आप 9th क्लास में हो, 9th क्लास में आपने जो सीखा है वही आपकी 9th क्लास में कुछ और सीखने में मदद कर रहा है। आपने आज साइंस में कुछ सीखा था, वो आपकी मैथ्स पढ़ने में कुछ मदद कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लेकिन 9th क्लास में, सेम क्लास में, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लेटरल ट्रांसफर। जब आप सेम लेवल पे कुछ सीखते हैं इसको हम बोलते हैं लेटरल ट्रांसफर। और जो वर्टिकल ट्रांसफर होता है, वर्टिकल लाइन क्या होती है? ऐसे खड़ी जो लाइन रहती है उसको हम वर्टिकल बोलते हैं ना। तो मतलब होता है आपने लोअर क्लास में जो सीखा वो आपकी हायर लेवल में कुछ सीखने में मदद करता है, और ऑब्वियसली सी बात ऐसा होता है, ठीक है। अगर आपने बीएड में जो सीखा वो आज आपकी मदद करेगा ना, एक टीचर बनने में वो आपकी मदद कर रहा है, तो किस तरीके का ट्रांसफर है? वो वर्टिकल ट्रांसफर है। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैम इसका कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है क्या? देखो, मेरे पास इसका कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है, DSSB ने इसका कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं दिया है, पर अभी तक मैंने आपको 4 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं उसके बेसिस पर मैं क्या समझ पाई हूँ, वो हमेशा आर्ट एजुकेशन से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो रीडिंग मॉडल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो ट्रांसफर से, टाइप ऑफ ट्रांसफर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो एटलीस्ट ये टॉपिक आप जरूर कर लीजिएगा। उसके अलावा वो आपसे असेसमेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसके अलावा मुझको जो टॉपिक इंपॉर्टेंट लगा वो है इंक्लूसिव एजुकेशन, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन पे आजकल हमारा बहुत फोकस है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में आप कैसे कैसे मेथड्स यूज करते हो, क्या क्या करते हो, तो ये टॉपिक्स मुझे इन 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा के इंपॉर्टेंट लगे, तो इनको आप जरूर देखिएगा। और ये क्या कहलाता है? वर्टिकल ट्रांसफर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन इज स्टडी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस इन लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा की जो पूरी की पूरी आप जो बोल पा रहे हो, लिंग्विल, आप अपनी जबान का इस्तेमाल कर रहे हो, आप जो बोलने वाली हमारी जो सारी भाषा होती है। अगर एक इंसान है ना दो लैंग्वेज बोल पाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? बायलिंगुअल बोलते हैं, दो भाषा बोल सकता है। तो इसमें अगर आप है ना वर्ड फॉर्मेशन सिखा रहे हो, किसी को शब्दों को कैसे बनाया जाता है ये सिखा रहे हो, तो ये किस ब्रांच के अंदर आएगा? लिंग्विस्टिक की कौन सी ब्रांच के अंदर आएगा? वोकैबुलरी के अंदर आएगा, सिंटेक्स के अंदर आएगा, फोनोलॉजी के अंदर आएगा, या फिर मॉर्फोलॉजी के अंदर आता है? तो वोकैब में तो आपके डिफरेंट डिफरेंट वर्ड आते हैं। हिंदी में जितने भी अलग अलग सारे टाइप के वर्ड्स यूज होते हैं वो हमारी वोकैब कहलाती है। इंग्लिश में जितने वर्ड्स हैं सारे के सारे वर्ड्स को मैंने जहाँ इंक्लूड किया होगा वो क्या होता है? वोकैब कहलाता है। सिंटेक्स का मतलब होता है जब आप है ना सेंटेंस को इस तरीके से अरेंज कर रहे हो कि उसका कुछ मीनिंग बैठे। सिंटेक्स का मतलब होता है कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए, उस बात का कोई मीनिंग होना चाहिए, सेंस होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंटेक्स बोलते हैं। फोनोलॉजी जो होती है वो हमारी बोलने की, जो हम बोल रहे हैं, भाषा को बोल रहे हैं, तो उसमें जो हेल्प करती है हमारी वो क्या होती है? फोनोलॉजी होती है। जो हमारी मॉर्फोलॉजी होती है ना वो हमारी किस में हेल्प करती है? वर्ड फॉर्मेशन सीखने में हमारी मदद करती है। तो हमारी जो मॉर्फोलॉजी ब्रांच है लिंग्विस्टिक की वो किस में हेल्प करती है? हमारी वर्ड फॉर्मेशन को सीखने में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने है ना स्कूल में एलिवेटर, रैम्स और इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस को किया, तो ये है ना इंक्लूजन के किस फैक्टर को प्रमोट करता है? देखो, मैंने आपको अभी बताया कि जब तक मैंने आपको जितने भी 4 पेपर अभी तक सॉल्व कराए हैं उसमें मैंने हमेशा देखा है कि कोई ना कोई इंक्लूसिव एजुकेशन का क्वेश्चन जरूर है, ठीक है। तो आपने अपने स्कूल में है ना एलिवेटर्स लगवा दिए, लिफ्ट लगवा दी, रैंप लगवा दिए, ठीक है। तो इससे है ना किस तरीके का चेंज लाया? प्रॉपर इन्फॉर्मेशन में चेंज लाया हो। किस चीज को प्रमोट कर रहा है? ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को प्रमोट कर रहा है, एजुकेशनल मॉडिफिकेशन में चेंज कर रहा है। देखो, जो मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जो होता है या फिर डिफरेंशिएटेड असेसमेंट जो होता है वो एजुकेशनल मॉडिफिकेशन का पार्ट होता है। एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा रहा है या फिर खर्चों को बढ़ा रहा है, एक्सपेंसेस को बढ़ा रहा है। तो पता है ये आपने एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई है। एक बच्चा जिसको चलने में दिक्कत है, वो
पैरों से सही से चल नहीं सकता, आपने लिफ्ट लगवा दी है, आज वो बच्चा आराम से चल पाएगा ना, ठीक है। तो ये किस चीज को बढ़ा रहा है, एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा रहा है। आपने वहां पे रैम्प्स लगवा दिए हैं, ठीक है, तो आराम से उसकी जो व्हील चेयर है वो उतर पाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें है ना एक्सेसिबिलिटी के अंदर आती है। और आजकल आप देखोगे हमारी जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती है ना, उनको हम बहुत ही एक्सेसिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इंक्लूसिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ स्कूल्स की बात नहीं हो रही है, आपके जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है उनकी भी बात हो रही है, ठीक है। आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हो, वहां पे भी आपके लिए लिफ्ट लगाई जा रही है, रैंप्स लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हम अब डिसेबल्ड लोगों को भी कंसिडर करने लगे हैं, उनको भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने लगे हैं, उनके ह्यूमन राइट्स को समझने लगे हैं, जो आपको बहुत पहले से समझना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट है वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स दैट इज यूनिक टू द सब्जेक्ट एज इट डेवलप। तो आप है ना जब मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो इनमें से कौन सी चीज डेवलप कर रहे हो, ब्रेविटी एंड एक्सप्रेशन एंड प्रिसीजन इन एक्सप्रेशन, एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन एंड इन्फेरेंस। तो आपको पता है जब हम मैथ्स पढ़ते हैं ना तो हम क्या सीखते हैं, क्या दूसरे सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में इसमें आप अलग चीज सीख रहे हो। तो आपकी जो प्रिसीजन है, आप है ना एकदम प्रिसाइज उसमें जो देखो, आप जब मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो आप कहते हो मैथ्स का क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। कैसे गलत नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है या तो उसका कोई एक पर्टिकुलर एकदम डेफिनेट आंसर आएगा या तो नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप सही मेथड यूज कर रहे हो, गलत फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे हो, अगर आपने सबको सही अप्लाई किया है, तो क्या होता है, आपको क्या सिखाता है, ये प्रिसीजन सिखाता है, अपने आप को एक्सप्रेस करने में एकदम प्रिसाइज वैल्यू आपको देता है, कौन, मैथमेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक आर एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ट्रांसमिटिंग एजुकेशनल कंटेंट बिकॉज दे आर कंसिडर टू बी। जो आपकी किताबें है, टेक्स्ट बुक है, वो आपको एजुकेशनल कंटेंट ट्रांसमिट करने का प्राइमरी सोर्स है, बिकॉज उनको हम क्या मानते हैं, रिसोर्सफुल मानते हैं, रिलायबल मानते हैं, रीडेबल मानते हैं, फिर रिन्यूएबल मानते हैं। तो टेक्स्ट बुक जो होती है वो बहुत ही रिलायबल होती है। अब रिलायबल कैसे होती है, रिलायबल का मतलब होता है जिसपे आप बिलीव कर सको। कभी ऐसा हुआ है कि आपने एनसीईआरटी में कुछ पढ़ा और आप उस पर डाउट करोगे, नहीं डाउट करते, क्योंकि और आप इवन चैलेंज कर देते हो, एग्जाम में क्वेश्चन आया ना और उसका आंसर उन्होंने गलत दे दिया तो आप कहते हो कि अभी चैलेंज करोगे, वो आपसे प्रूफ मांगते हो, तो वो भी किसको बिलीव करते हैं, एनसीईआरटी को बिलीव करते हैं, क्योंकि वो कैसा सोर्स है, रिलायबल सोर्स है, गवर्नमेंट ने ही बनाया है, ठीक है। टेक्स्ट बुक मोस्टली हमारी बहुत ही एजुकेटेड लोगों ने बनाई होती है, उसको मल्टीपल टाइम प्रूफ रीडिंग किया जाता है, देखा जाता है कि उसमें कोई गलती तो नहीं होगी। ऐसा नहीं होता कि बुक्स में गलती नहीं हो सकती, बट बहुत ही माइनर मिस्टेक होगी। हम कोई भी इन्फॉर्मेशन गूगल पे पढ़ के आए या फिर एनसीईआरटी में पढ़ के आए तो हम ज्यादा बिलीव किस पे करते हैं, एनसीईआरटी पे करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर किसी ने भी लिखा होता है, ऑथेंटिकेटेड सोर्स हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमारी बुक्स में जो लिखा है हम बिलीव करते हैं कि वो बहुत ही नॉलेजेबल लोगों ने लिखा है, उसको मल्टीपल टाइम चेक किया गया है, तो इसलिए बुक्स हमारी क्या होती है, रिलायबल सोर्स है, ठीक है। और रिसोर्स तो है क्योंकि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। Incorporating art in lesson leads to better comprehension and memory because it is independent task, सेल्फ लर्निंग, सेंसरी लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो देखो मैंने आपको बताया कि वो बार बार आपसे है ना आर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आर्ट क्या दिखाता है, एक्सप्रेशन को दिखाता है, ऑन एक्सप्रेशन को दिखाता है, अपने थॉट को एक्सप्रेस कर पाते हो, ठीक है। तो आर्ट से भी आपका एक क्वेश्चन आ रहा है हर बार। इनकॉर्पोरेटिंग इन आर्ट तो क्या करता है, आपके अकॉर्डिंग क्या करता है, इंडिपेंडेंट टास्क है, आप अकेले कर सकते हो, सेल्फ लर्निंग है, आप अकेले सीख सकते हो, सेंसरी लर्निंग है, देख के सीख सकते हो, सेंसेस के थ्रू सीख सकते हो, कोलैबोरेटिव लर्निंग है, लोगों के साथ कोलैबोरेट करके सीखते हो। तो आपकी जो आर्ट होती है वो सेंसेस के थ्रू सीखा जाता है। आपने देखा होता है ना, आपने कोई चीज बनाई है फिर आप आंखों से देख रहे हो, ठीक है, तो बहुत सारी सेंसेस इन्वॉल्व होती है हमारे आर्ट में, ठीक है। तो ये हमारे बेटर कॉम्प्रिहेंशन एंड मेमोरी को इंक्रीज करता है। आपने कोई मूवी देखी, जैसे मूवी भी क्या है, सिनेमा भी क्या है, आर्ट का एक फॉर्म है, ठीक है। आपने कोई मूवी देखी, आपकी बहुत सारी मल्टीपल सेंसेस उसमें एक्टिवेट हुई थी, आप देख रहे थे, ठीक है, आपकी आईज इन्वॉल्व थी, आप सुन रहे थे, आपके कान इन्वॉल्व थे, आपको फील हो रहा था, तो आपकी जो इमोशंस है वो इन्वॉल्व थे। तो तीन तीन सेंसेस आपकी थी, इसलिए आपको है ना याद रहता है। अगर मैं आपसे सालों बाद भी किसी मूवी की स्टोरी पूछूंगी ना तो आप मेरे को आराम से बता दोगे कि ये इस मूवी की स्टोरी थी, क्योंकि आपकी ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व थी। इसलिए जब हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं ना, स्कूल्स में जब हम पढ़ा रहे होते हैं, क्लासेस में जब हम पढ़ा रहे होते हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हो। आप देखोगे जिस चीज़ में ना ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व थी वो बच्चे ने उसकी लर्निंग वहाँ पे परमानेंट सी हो जाती है, उसको याद रहती है, सालों वो बात उसको याद रहती है, ठीक है।
नेक्स्ट है करिकुलम शुड इंक्लूड सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज यूजफुल टू द चिल्ड्रन इन प्रेजेंट लाइफ एंड ऑल्सो इन फ्यूचर। दिस थॉट अलाइंस विद विच प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो जब हम करिकुलम बनाते हैं उसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि आपको है ना ऐसे सब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज को अपने करिकुलम का पार्ट रखना चाहिए जो बच्चे को आज तो काम आएंगे, प्रेजेंट में तो उसकी हेल्प करेंगे, फ्यूचर में भी काम आएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे सब्जेक्ट सिखाओ, ऐसी बातें सिखाओ, जैसे आप कंप्यूटर सिखा रहे हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा रहे हो, तो ये सब कुछ क्या है, आज भी काम आएगा, कल भी काम आएगा। कंप्यूटर चलाना अगर उसे आता है तो लाइफ में अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा। अगर उसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना आता है, ठीक है, तो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें कर पाएगा, अपने ऑफिस में आराम से प्रेजेंटेशन बना पाएगा। तो ऐसी चीजें हमें उसे सिखानी है, ऐसे सब्जेक्ट्स हमें करिकुलम का पार्ट रखना है जो कल को उसकी हेल्प करेगा। आपको पता है पहले कंप्यूटर सिखाया नहीं जाता था, ठीक है, तो ये किस चीज को दिखाता है, जब आप है ना ये जो थॉट है हमारा, जो ये विचार है कि हम ऐसी चीजें सिखाएं जो आज भी काम आए और कल भी काम आए, ये किसको दिखाता है, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन को दिखाता है, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी को दिखाता है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है, या प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेशन को दिखाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। तो ये है ना यूटिलिटी को दिखा रहा है। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी का मतलब होता है आपके लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट है कि नहीं। सोचो मैंने आपको है ना कुछ चीज पढ़ा दी और वो आपके कभी काम नहीं आई, तो यूटिलिटी की चीज नहीं करी मैंने, कोई बढ़िया चीज नहीं की मैंने आपके साथ। ठीक है, तो यूटिलिटी का मतलब होता है जब आप ऐसी चीजें कराओ जो काम आने वाली है, यूजफुल होने वाली है, आगे जाके उनका कुछ इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, देखो कभी कभी ना हमारी कंप्लेन रहती है, जब हम अपना पूरा स्कूल एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, आजकल बच्चे फिर आपको दिखाई देते हैं, वो बोलते हैं टैक्स फाइलिंग तो सिखाया ही नहीं, ट्रेडिंग में कैसे इन्वेस्ट करते हैं ये तो बताया ही नहीं, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो ये तो कभी सिखाया ही नहीं गया, बहुत सारा प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं सिखाया गया होता है। ठीक है, तो इस बात की हमारी जो कंप्लेन रहती है, तो इस पे हमारी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि आप जो चीज़ें सिखा रहे हो ना वो कल बहुत ज़्यादा यूजफुल रहे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बस वहाँ पे किताबें पढ़ पढ़ के पास हो गए, हर क्लास आपने पास कर लिया, लेकिन आपके अंदर जो स्किल्स होने चाहिए, इवन ऐसा टीचिंग में भी होता है। बहुत सारे लोगों के पास है ना टीचिंग की डिग्री है, लेकिन अगर आप उनको देखोगे तो वो इस तरीके से पढ़ाई नहीं रहते। समटाइम टीचर को ही फील हो रहा होता है कि ये कैसे पढ़ा रहा है बच्चे को, उसको समझ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, उन्होंने आके अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर दी, बस वो ड्यूटी कंप्लीट कर रहे हैं, उस चीज़ को पैशन के साथ नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ में। ठीक है, या फिर उनको इतनी यूजिबिलिटी से टीचर नहीं सिखाया हो, उनके टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में उनको इतने अच्छे से ना सिखाया गया हो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, जब हम आज भी वो चीज़ हमारे काम आए, फ्यूचर में भी काम है। जैसे आपने बीएड किया है तो आज वो आपके काम आ रहा है, आप पढ़ा रहे हो, पूरी लाइफ जब आप पढ़ाते रहोगे फ्यूचर में भी वो आपके हमेशा काम आ रहा है। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हो, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी बोलते हो। विच लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एंटायरली ड्राइव इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंक्लूजन। इनमें से कौन सी चीज जो है वो इंक्लूजन को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं करती है, फंडिंग, एटीट्यूड, अवेयरनेस, पर्सपेक्टिव। तो आपको पता है इंक्लूजन के लिए ना आपके अंदर बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, बहुत ही अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए, तभी आप दूसरों की प्रॉब्लम समझोगे, तभी आप दूसरों के लिए, जिस इंसान ने भी सबसे पहले ये आइडिया सोचा ना इंक्लूसिव एजुकेशन का, सोचो उसका कितना अच्छा पर्सपेक्टिव था, कितना अच्छा उसका पॉजिटिव एटीट्यूड था, कितनी बड़ी बात उसने सोची। ठीक है, कि सबको एक बराबर माना जाएगा, सबको हम ये ट्राई करेंगे कि किसी बच्चे को कभी अलग फील हो ही नहीं। ठीक है, इंक्लूसिव बनाना है, इस वर्ल्ड को हमें इंक्लूसिव बनाना है। ठीक है, तो अवेयरनेस भी थी उसके अंदर, पर्सपेक्टिव भी था, एटीट्यूड भी था, लेकिन इनमें से जो चीज़ इंक्लूजन में इतनी मदद नहीं करती वो है फंडिंग। ठीक है, तो फंडिंग उसका सबसे मेजर वो नहीं है, पैसा चाहिए आपको, स्कूल चलाने के लिए पैसा चाहिए, ये चेंजेस आपको करने हैं उसके लिए पैसा चाहिए, लेकिन जो हमारा फिलोसफिकल एस्पेक्ट है उसमें फंडिंग आपकी इतनी हेल्प नहीं करेगा। तो देखो इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आर्ट असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ट असेसमेंट से क्वेश्चन आ रहा है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, रीडिंग मॉडल से क्वेश्चन आ रहा है, और उसके अलावा आपके ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से क्वेश्चन आ रहा है। ये 5 टॉपिक तो आप एटलीस्ट देख लीजिएगा, क्योंकि अभी तक हमने जो 40 क्वेश्चन के अराउंड डिस्कस किए हैं, हमारे 2018 के सारे पेडागोजी क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं उनमें ये सब टॉपिक्स मुझे इंपॉर्टेंट लगे। थैंक यू, आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।